हेलो गाइस, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप सब लोग वीडियो देख चुके होंगे कि क्लास 12 की इंग्लिश आने वाली है और मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ क्लास 12 की इंग्लिश लेके। मेरा टारगेट तो आप सबने सुन लिया होगा, ये रहेगा कि हम सब लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दो बुक हैं। बहुत अजीब सी बात है कि मैं जनवरी में सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें फॉर्मेलिटी है। आपका सिलेबस में दो बुक हैं, एक फ्लेमिंगो और दूसरे विस्तास। विस्तास की बुक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द थर्ड लेवल। और बिना किसी चीज के अब शुरू करते हैं। इसमें लिखा है जैक फिनी ने हमारा थर्ड लेवल लिखा है। अब थर्ड लेवल का मतलब है यहाँ पे थर्ड फ्लोर है, कि जो एक लड़का होता है उसको क्या लगता है कि हमारे जो शहर में रेलवे स्टेशन है वहां पे क्या है, एक थर्ड फ्लोर भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां पे दो ही फ्लोर होते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो उस थर्ड फ्लोर पे चला जाता है जहां कोई नहीं जा पाता। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी द थर्ड लेवल की। मैं वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, लेकिन चीजों को ज्यादा डिटेल में ना लेके जल्दी जल्दी चलेंगे। जितना जरूरी कंटेंट है एग्जाम के लिए उतना ही लेंगे, ठीक है? ये मेरी बुक है तो इसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पे फोकस करेंगे। The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है और न्यूयॉर्क के सेंट्रल के प्रेसिडेंट है, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो क्या कहेंगे, वो कसम खा के कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे दो ही लेवल्स हैं। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे तीन लेवल हैं। क्यों? क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे गया हूं ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो स्टेशन का नाम क्या है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन स्टेशन का नाम है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at the Grand Central Station, and he said it was walking dream wish fulfillment. हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात की है, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की। डॉक्टर साहब जो दिमाग के डॉक्टर साहब होते हैं ना, उनसे भी बात की है। और उन्होंने मुझसे यही कहा कि क्या है ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ये चलते फिरते क्या है, ख्वाबों का पूरा होना है एक तरीके से। ही कैसा? He said I was unhappy that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world full of insecurity. उसने कहा कि मैं अनहैप्पी था और ये बात मेरी वाइफ को बड़ी बुरी लग गई। राइटर ने पता नहीं कैसे बीच में तड़का सा डालने की कोशिश कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन उसने बताया नहीं भैया, तुमसे खुश है, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से दुखी नहीं है। किस वजह से दुखी है? बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योर। वो कहता है कि आज की जो दुनिया है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी यानी कि इन सब चीजों से भरी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और जो हमारा नरेटर है, राइटर है, वो इस दुनिया से भागना चाहता है और ये भागना चाहता है इस मॉडर्न दुनिया से। इसलिए वो थर्ड लेवल को एक सच समझ रहा है, जबकि वो थर्ड लेवल एक सच नहीं है। वो उसका एक ख्वाब है जो चलता फिरता पूरा हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरा हो रहा है। वेल हु डज नॉट? और कौन ऐसा होगा जो इस दुनिया को पसंद करता है, कौन इससे भागना नहीं चाहता? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई भागना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो कोई भी थर्ड लेवल की बात नहीं करता ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। सिर्फ तुम ही हो भैया जो कह रहे हो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्या है, एक थर्ड लेवल है। But that's the reason he said my friends all agreed. Everything points on, they claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four, practically, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। Practically every VV issue first day covers and so on. President Roosevelt corrected stamps too. You know, वो कहना चाह रहा है कि अगर यही बात है, डॉक्टर उससे कहना चाह रहा है, जो साइकियाट्रिस्ट उसका दोस्त है, उसने कहा देखो तुम दुनिया से भागना चाहते हो, तुम स्टैम्प कलेक्ट भी तो करते हो, ये भी तो दुनिया से भागने का तरीका है। वो कहता है चलो भैया ठीक है, मैं मान लिया कि ये दुनिया से भागने का एक तरीका है। और वो कौन बंदे का नाम क्या है नरेटर का? चार्ली। चार्ली नरेटर का नाम है। चार्ली कहता है ठीक है, मैंने मान लिया ये दुनिया से भागने का एक तरीका है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी तो स्टाम्प कलेक्ट करते थे, ये तो खानदानी हॉबी है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे भी कुछ ये सब चलता होगा। तब तो चीजें बड़ी शांत थी, तब तो चीजें बड़ी मजेदार थी, बड़ा मजा आता था, बड़ा पीसफुल था। तुम कैसे कह सकते हो ऐसा? तुम गलत कह रहे हो। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट थे, उसने कहा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, क्या तुम उनको भी कहते यही कहोगे?
एनीवे here's what happened at the Grand Central. अब वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या. One night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it was faster than the bus. उसने कहा कि एक दिन की बात है, मैं ऑफिस में लेट नाइट तक समर में रुका हुआ था और मैं जल्दी में था घर जाने की, तो मैंने क्या करा, ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ले लिया, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल की ट्रेन ले ली, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से ज्यादा तेज चलती. अब मैं इधर घूमूं या ना घूमूं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, उस पर फोकस करना. Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ और मैंने टैन गाबर्डीन सूट पहन रखा है, यानी कि जो सूट दिख रहा है ना आपको, ये कोट टाइप का सूट पहन रखा है, एक टोपी पहन रखी है, एक बैंड पहन रखा है, और मैं दर्जनों लोगों के पास ऐसे निकला जो मेरे ही जैसे थे दिखने में भी और सब चीजों में भी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया. और मैं तो सिर्फ घर जाना चाहता था अपनी वाइफ लुइजा के पास, जो मेरा इंतजार कर रही थी, यानी कि वो बताना चाह रहा कि मैं भी एक आम आदमी हूं. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 12th century. Then I walked down another flights to the second level where the suburban trains leave from, ducked into the arched doorway heading for the subway and got lost. क्या हुआ, अब असल में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 फ्लोर्स हैं. चार्ली कहता है कि वहां पे तीसरा फ्लोर भी है और वो बता रहा है कि उस दिन हुआ क्या था असल में. अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो अपनी बुक साथ में खोल के रखना, उसमें से रीडिंग करना. उसने कहा कि मैं एक बार उसमें जा रहा था, पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, फिर मैं सेकंड फ्लोर में पहुंचा जहां पर से मुझे ट्रेन लेनी थी, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन क्या था, मुझे नए नए दरवाजे मिले जा रहे थे वहां पे. वन आई गॉट इनटू द टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. अनदर टाइम आई केम अप विद द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. उसने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक टनल में जाऊंगा तो मैं बराबर वाले होटल की एक कमरे में निकल जाऊंगा, एक वाले रूम में जाऊंगा तो मैं किसी फ्लोर की 46 बिल्डिंग पे निकल जाऊंगा. बेसिकली वो मजाक कर रहा था कि यहाँ के रास्ते इतने बड़े बड़े हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जाऊंगा और वहां से निकलूंगा. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe under to Central Park. कहता है कि कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल है ना, वो किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है, अपनी शाखाएं बढ़ाई जा रहा है. कोई शाखा उसकी कहाँ निकल रही है, कोई शाखा उसकी कहाँ निकल रही है. मतलब वो इरिटेट हो रहा है कि भैया इतना बड़ा स्टेशन, ऐसा लगता है कि हर बार बड़ा ही होता जा रहा है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक इसकी शाखा कहाँ निकल जाएगी, टाइम्स स्क्वायर, दूसरे शहर में जाके निकल जाएगी. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel got into, but I never got my psychiatrist friend about that idea. और मुझे भी ऐसा लग रहा था वहाँ पे एक टनल है जो मुझे 3rd फ्लोर तक लेके जा रही है. हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल सभी लोगों के लिए escape का या जाने का, वापस जाने का या दुनिया से escape करने का एक जरिया हो, लेकिन मेरा psychiatrist friend इस बात को बिल्कुल नहीं माना. The corridor I was in began angling. Angling यानी कि अब वो मुड़ना शुरू हुआ जिस कॉरिडोर के अंदर में चल रहा था. Angling लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू हुआ and slanting downwards, and I thought that was wrong but I kept on walking. और वो नीचे की तरफ भी जा रहा था. मुझे फील तो हुआ कि ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा. क्या ना, चलो कोई बात नहीं. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and did not pass a soul. और मैं अपने कदमों की बात सुन पा रहा था, अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था, और वहां पे किसी भी सोल की कोई फीलिंग नहीं थी, यानी कि वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था. तो ये कहना चाह रहा है कि इतनी शांति थी कि मुझे अपने कदमों की आवाज भी आ रही थी. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर मैंने बहुत तेज लोगों की आवाज करने की बात सुनी, यानी कि गूंजती हुई आवाज आ रही थी. इसका मतलब क्या था, मैं बाहर की तरफ जाने वाला था और मुझे थोड़ी सुकून की सांस मिली. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of the stairs and came out on the 3rd level at the Grand Central Station. टनल ने एक तगड़ा सा लेफ्ट लिया और एकदम से मैं कहां पहुंच गया, 3rd लेवल पे पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर. मुझे कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि मैं कहां पर हूं, मैं 2nd लेवल पर हूं, बट लेकिन ऐसा नहीं था. The room was smaller. रूम छोटा था. There were fewer ticket windows. टिकट खिड़की कम थी, जैसे कि सेकंड में है उससे. And train gates and the information booth in the center was good and old looking. और जो पूछताछ का
खिड़की थी, पूछताछ का कार्यालय था, वो पुराना लग रहा था, वो लकड़ी का लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. और उसने क्या पहन रखा था? ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, यहाँ पे जो रबड़ चढ़ा लेते हैं स्लीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पहन रखी थी। लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ हो रही थी। देन आई सो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, जैसा कि पहले जमाने में लगा करती थी, जिनमें बत्ती से आग जलाई जाती थी, वो बिजली वाली लाइट्स नहीं थी, इसलिए वो जल बुझ हो रही थी। अच्छा जी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स। ब्रास एक टाइप का मटेरियल होता है, जैसे लोहा होता है और आयरन होता है जो कि लोहा ही होता है, वैसे ब्रास भी होता है, कॉपर भी होता है। स्पिटून्स यानी कि थूकदान। हम सब लोगों ने अपने दादी दादा को देखा होगा, वो क्या करते थे, वो पान वगैरह खाते थे ना, तो बाहर जाके नहीं थूकते थे, वो एक थूकदान होता था, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, याद है जितना मुझे, ऐसा शेप हुआ करता था उसका कुछ। मेरी राइटिंग ड्राइंग बहुत सड़ी हुई है, बस मैं एक अंदाजा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप का स्पिटून हुआ करता था, जिसमें वो लोग क्या करते थे, थूक दिया करते थे, मतलब इस टाइप का शेप हुआ करता था उसका, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो क्या करते थे, वो उसी के अंदर थूक दिया करते थे और उसको वॉश कर दिया था बाद में, उसे स्पिटून्स बोलते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई। और उस स्टेशन पे क्या हुआ, ग्लिंट ऑफ लाइट यानी कि एक लाइट की चमक ने मेरी आंखों को पकड़ा। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी जेब से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। मतलब वो जो घड़ी होती है ना, ऐसे करके खोल के वक्त देखने वाली, जो पुराने जमाने में होती है, उसने कहा कि एक आदमी ने अपनी जेब से घड़ी निकाली, उस पर वक्त देखा और उसको वापस रख दिया। He wore a derby hat, उसने derby hat पहनी थी। A black 4 button suit with tiny lapels, एक 4 बटन का ब्लेजर पहना था। And he had a big black handlebar mustache। और उस मतलब 4 बटन ब्लेजर पहले जमाने पहने जाते, उसकी हैंडल बार मुस्टैच थी, यानी कि लंबी लंबी मूछें थी उसकी। और कहां पे थे हम, हाँ। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। और मैंने देखा कि पूरे स्टेशन पे सभी लोग ऐसे ड्रेस हुए थे, ऐसे 1890 के करीब का वक्त है। I never saw so many beard sideburns and fancy mustaches in my life। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कभी साइड से कटी हुई बियर्ड नहीं देखी थी, इतनी फैंसी मुस्टैचेस या मूछें, मुस्टैचेस यानी कि मूछें नहीं देखी थी कभी भी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small Carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew। उसने कहा कि मैंने एक लेडी को देखा, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, मैंने एक ट्रेन को चलते हुए देखा, वो ऐसी थी वैसी थी। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि मैंने इतनी सारी चीजें देखी जो पहले जमाने में हुआ करती थी। और फाइनली उसने कहा, उस बावले को इतनी देर में समझ में आया, फिर उसने कहा कि एंड देन आई न्यू। और अब मैं समझ चुका था, जान चुका था। कहा जान चुका था? कि मैं कहां पे हूं, मैं 3rd लेवल पे आ चुका हूं। ठीक है, चलो। To make sure, I walked over the newsby and glanced at the stack of papers at his feet. It was the word. The word hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I found that the front page since the Public Library files and was printed in June 11, 1894. मैं एक अखबार वाले के पास गया, उसके पास अखबारों का ढेर रखा हुआ देखा। कंफर्म करने के लिए मैंने देखा कि वो कौन सा अखबार था। वो था द वर्ल्ड। अखबार का नाम बहुत अच्छे से याद रखना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो मैंने देखा वो अखबार कौन सा था, वर्ल्ड था। द वर्ल्ड तो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। और जो लीड स्टोरी थी, जो मेन स्टोरी थी, वो क्या कह रही थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रही थी। बहुत सालों पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे। और उस पर डेट क्या लिखी हुई थी, हेडलाइन 11 जून 1894, उसमें डेट लिखी हुई थी। मार्क कर लो, एमसीक्यू आ सकता है। क्या डेट लिखी हुई थी अखबार में? 11 जून 1894। बहुत चालाक हैं सीबीएसई वाले, कुछ भी दे देंगे दिमाग की ऐसी की तैसी करने के लिए बच्चों की। Have you ever been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat down on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leafons with the fireflies all around in a peaceful world. चार्ली कहता है कि क्या आप लोग वहां गए हो कभी पे?
बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, शामें जो होती हैं गर्मियों की वो आज से ज्यादा दुगने टाइम की होती है, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि आज के टाइम में हम लोग फील कर पा रहे हैं कि दिन 24 घंटे का है लेकिन दिन का वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा है। The women waving palm leafons with the fireflies all around, women भी बैठी हैं, fireflies इधर उड़ रही हैं, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। There with first war still 20 years off, first world war होने में अब भी 20 साल बाकी हैं, and the world war 2 over 40 years in the future, और world war 2 तो अभी 40 साल बाद होगा। I wanted 2 tickets for that। अच्छा अच्छा, एक पैराग्राफ हमने, आई एम वेरी सॉरी, गलती से छोड़ दिया था कि चार्ली क्या हुआ, चार्ली टिकट काउंटर की तरफ गया और वहां पे उसने क्या कहा, वहां पे उसने कहा कि मैं और लुइजा तो यहाँ पे बड़े सुकून से रहेंगे और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता हूँ। और ये जितनी भी बातें उसने बताई ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में बताई कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता हूँ। और गेल्सबर्ग इलिनॉइस कितनी बढ़िया जगह है ये अभी हमने पढ़ा, कितनी सुकून वाली, कितनी शांत वाली जगह है। द क्लर्क यानी कि वो जो टिकट में बैठा हुआ बंदा था, उसने फिगर द फेयर यानी कि किराया कैलकुलेट करा। ही ग्लांस एट माय फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोचेस वन वे, बट व्हेन आई काउंटेड द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी। उसने कहा कि उसने मेरे हाथ पे फैंसी हेडबैंड देखा, नए जमाने की चीज थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, उसे पैसे चाहिए थे, मेरे पास काफी पैसे थे 2 टिकट खरीदने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड द मनी, जैसे ही मैंने उसको पैसा दिया तो उसने मेरी तरफ बड़ा घूर के देखा, जैसे मुझे भी ये खा जाएगा। क्यों देखा, आओ देखते हैं आगे। ही नॉडेड एट द बिल्स, नॉडेड यानी कि पैसों को देख रहा है ऐसे करके। दैट एड मनी मिस्टर, ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। स्किन यानी कि पागल बनाना, लूटना। उसने कहा कि मिस्टर ये पैसे नहीं है और अगर तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना तुम दूर नहीं जा सकोगे। और उसने अपने बराबर में कैश ड्रॉल को देखा, जैसे मैं उस पर अभी हाथ में झपट्टा मारने वाला हूँ, उसको लगा यहाँ लिखी भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. ऐसा क्यों था? क्योंकि वो इतने सालों बाद वाले पैसों को पुराने जमाने में चलाने की कोशिश कर रहा था। वहां तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी ना। नोट और करेंसी तो असल में कुछ होती नहीं है। असल में उसकी एक वैल्यू होती है जो रिजर्व बैंक सेट करता है। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उसने क्या कहा, पुराने जमाने के पैसे जो थे थोड़े बड़े हुआ करते थे, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैं फटाफट वहां से भागा। क्यों? क्योंकि मैं जेल नहीं चाहता था। इवन इन 1894 जेल कोई अच्छी जगह नहीं हुआ करती थी भैया, भाग लो, निकल लो यहाँ से, मैंने सोचा। And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. और अगले ही दिन मैं अपने घर पे वापस चला गया क्योंकि कहीं भी सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और मैं घर आया, मेरी जितनी भी अराउंड सेविंग्स थी $300 की, मैंने सारी बैंक से निकाली और उसको पुरानी 1890 की करेंसी में चेंज करवा लिया। और इस चीज ने तो मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। अरे भैया मैं इससे कह रहा हूँ कि ये गलत जगह है, ये ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इसने तो पूरा प्लान बना लिया, पैसे भी बदलवा लिए, अपने पैसा भी नुकसान में डाल दे रहा है। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. वो बता रहा है कि आप कॉइन, पुराने मनी को किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपए के बदले 100 रुपए नहीं मिलेंगे, हो सकता है 90 मिले, 80 मिले, 60 मिले, 70 मिले, डिपेंड्स ऑन द डीलर। My $300 bought less than 200 in old style, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मेरे $300 के बदले मुझे $200 भी नहीं मिले, लेकिन मुझे कोई खास टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1894 में तो 13 सेंट्स के बराबर ही हुआ करते थे एक दर्जन अंडे। 13 सेंट्स को मैं आसान भाषा में बताऊं तो 13 पैसे के एक दर्जन की रेट मिल जाया करती थी अंडे की, एक दर्जन अंडे मिल जाया करते थे। वेरी सॉरी, समझे? चलो। Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. लुइजा मेरी वाइफ जो थी वो थोड़ा ज्यादा परेशान हो गई थी जब मैंने उसको सब कुछ बताया, और वो चाहती थी कि मैं अब थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश ना करूं। और कुछ वक्त बाद मैंने थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैं अपने स्टैम्प्स कलेक्शन तक पे वापस चला गया। एंड नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। हर वीकेंड पे, हर छुट्टी पे मैं अभी थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रूफ मिल गया है कि थर्ड लेवल है वहां पे। मेरा जो फ्रेंड था सैम वीनर, ये सैम वीनर कौन सा दोस्त है? जो साइकियाट्रिस्ट था, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया।
Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. लेकिन मुझे हमेशा से शक था क्योंकि सैम जो था वो शहर में रहने वाला था और मैं उसको हमेशा कहाँ के बारे में बताता था, गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। गेल्सबर्ग भी याद रखना एमसीक्यू आ सकता है। I went to school there, मैं उसे बताता था कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल गया था, and he always said he liked the sound of the place, और वो हमेशा कहता था कि वो उस जगह के बारे में जब भी सुनता है उसको अच्छा लगता है। And that's where he is all right in 1894। और सैम कहाँ पे है? सैम 1894 में। बड़ा तगड़ा ट्विस्ट ले लिया कहानी ने, मूवी बन जाएगी पूरी इस पे, ऐसा लग रहा है पढ़ के तो। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। अब चार्ली बता रहा है कि ऐसा क्यों लगा मुझे कि सैम वहां चला गया, क्योंकि एक बार मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में चोल कर रहा था। आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। उसने कहा कि मुझे एक चीज मिली, लेकिन उससे पहले चार्ली कहता है कि पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बाद में पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम ये जानते हो फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं? अब वो बताता है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called the first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. उसने कहा कि जब नई स्टैम्प का डिजाइन बनता है तो स्टैम्प का डिजाइन बनाने वाले एक मेल करते हैं खाली लिफाफे पे उस स्टैम्प को लगा के, और वो अपने आप को ईमेल करते हैं, लेकिन उस मेल को खोलते नहीं है, उसको अपने पास एक निशानी के तौर पर रखते हैं कि इस डेट को हमारा जो था स्टैम्प कलेक्शन लॉन्च हुआ था, और उसे बोलते हैं, उस लिफाफे को बोलते हैं, एनवेलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो उन्होंने कहा कि उस रात अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच में मैंने देखा कि वहां पे एक कवर है जो कि नहीं होना चाहिए था, मेरा था ही नहीं, वो वहां पे आया कहां से? But there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। और ये वहां पे था, ये वहां पे कैसे आया? क्योंकि पुराने जमाने में गेल्सबर्ग के अंदर किसी ने मेरे दादाजी को ये मेल करा। बड़ा तगड़ा ट्विस्ट ले रही कहानी। That's what the address on the envelope said। और एनवेलप पे एड्रेस तो यही बात बता रहा था कि किसी ने मेल करा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। वो वहां पे कब से था? 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्टमार्क showed that yet I did not remember it all। The stamp was 6 and dull brown with a piece of picture of the President Garfield। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it and opened। और मेरे दादाजी के पास जब ये कलेक्शन आया तो वहां पे उनके कलेक्शन में चला गया। जब ये मेल आया, इस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी, और ये एनवेलप कभी भी खोला नहीं गया था क्योंकि ये कभी खोला नहीं जाना था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। अब जो ऊपर हमने देखा ना कि जो हमारे फर्स्ट डे कवर होते थे वो ब्लैंक होने चाहिए थे, लेकिन ये फर्स्ट डे कवर ब्लैंक नहीं था, और इस पे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये वो लेटर आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। हाँ, ये लेटर हमारे सामने है, फोकस कर दीजिए कैमरा जी। क्या लिखा हुआ है? चार्ली। दादाजी को लेटर लिखा जा रहा है लेकिन चार्ली का नाम लिखा है, तो ये लेटर चार्ली के लिए ही है। I got to wishing that you were right, then I got into the believing you were right, and Charlie, it's true, I found the third level। I have been here for 2 weeks, and right now down the street at the Dailies, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home, and I am invited over for lemonade, come on back। Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level, it's worth believing। It's worth it, believe me। The note is signed Sam। Okay, boss, चालबाज। क्या हुआ? ये लेटर किसने लिखा था? ये सैम वीनर साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने लिखा था। उसने कहा कि तुम सही कह रहे थे चार्ली, थर्ड लेवल तो सच में है, मुझे ये मिल गया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कोई पियानो बजा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, किसी ने मुझे लेमनेड नींबू पानी पीने के लिए इनवाइट करा है। चार्ली और लुइजा, ये वर्थ है, थर्ड लेवल ढूंढते रहो और तुम लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ। और ये लेटर किसने लिखा था? ये लेटर सैम ने लिखा था। बाप रे, इतना तगड़ा ट्विस्ट मेरी जिंदगी में भी कभी नहीं आया जब उन लोगों ने मुझे धोखे दिए। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। At the stamp and coin store I go, I found that Sam bought $800 worth old style currency। जब मैं कॉइन स्टोर पे गया तो मुझे पता चला कि सैम ने क्या करा था, $800 के करीब की करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay। hay बोलते हैं घास फूस को, भूसी को, ये लिखा हुआ है ना नीचे।
तो उसने क्या करा था, $800 के करीब की करेंसी खरीदी थी, इससे वो भूसे का बिजनेस शुरू कर सकता था। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वो हमेशा से ये कहता था, वो हमेशा से ये काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और बहुत बड़ी जाहिर सी बात है कि अब वो पुराना बिजनेस, अपना भूसे का बिजनेस नहीं कर सकता था उस जमाने में रह के। Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. और वो क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि सैम कौन था? सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, वो कैसे कर सकता था? अब कहानी बड़ी अजीब से शुरू हुई कि सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, सैम पुराने जमाने में चला गया, तो आज कौन था? तो ये कहानी यही खत्म होती है। खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, और स्टोरी बिल्कुल भी असली नहीं है, फिक्शन स्टोरी है। एक काम सबसे पहले करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, सारे क्वेश्चन रटना नहीं है, समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस चैप्टर को समझने के बाद। और उसके बाद अगर आप सीबीएसई के अंदर है तो आपको एडिशनल क्वेश्चन भी पकड़ने हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, नीचे कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोगों से कुछ नहीं मांग रहे मेरे भाई, एक मेरी भाई और बहनों, आई एम वेरी सॉरी, बुरा मत मानना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने 12th क्लास के और 10th क्लास के और 11th क्लास के सारे दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मैं जल्दी ही दोबारा आप लोगों से यही मिलूंगा।